मैं इंतज़ार पजोथा के साथ जो ज़ुल्म हुआ है उसकी मज़म्मत करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो जाना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कि जिसके नतीजे में हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इंतज़ार पजोथा को पेश करने के अलावा। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जी पुलिस वाले को उन्होंने कहा मैं इंतज़ार हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप इंतज़ार है नहीं। इंतज़ार पजोथा साहब जब मिले उनको बहुत मारा हुआ था, उनकी हालत बहुत गैर थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की गुंजाइश है। तो हमें भारत से तो अभी मुआवजा नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत की जुडिशरी का वो पॉलिटिकल रोल नहीं है जो पाकिस्तान की जुडिशरी का पॉलिटिकल रोल है। पंजाब में मरियम नवाज ने तकर्रर तबादलों पर पाबंदी लगा दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज के शो का आगाज़ करेंगे अहम बाजियाबी को लेकर। तो इंतज़ार पंजोथा साहब जो हैं, वो बाजियाब करवा लिए गए पुलिस की जानिब से और उनकी जानिब से पुलिस को बयान भी दिया गया जिसमें बताया गया कि 2 करोड़ रुपए तावान माँगा जाता था उनसे और उनको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके हाथ-पाँव भी बंधे हुए थे, जब उनको बाजियाब करवाया गया एक पुलिस मुकाबले में और काफ़ी फायरिंग का तबादला भी हुआ दोनों के दरमियान। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए इंतज़ार पंजोथा 8 अक्टूबर को अ, अगवा हुए, गायब हुए, जो भी हम उसको नाम दे लें और कल 2 नवंबर को वो पकड़े गए। तो तकरीबन 1 माह वो गायब रहे हैं। अब इस हवाले से 2 बयानियों की जंग चल रही है। तहरीक-ए-इंसाफ वालों का ये बयानिया है कि चूँकि जी जज साहब के आगे अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया था कि हम 24 घंटे में इंतज़ार पंजोथा को बाजियाब करा लेंगे, लिहाज़ा हुकूमत मजबूर थी उनको पेश करने के लिए। इसलिए ये सारा ड्रामा हुकूमत ने, यहाँ साज़ इदारों ने या फ़ौज ने या जिस पे भी वो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं दबे अल्फ़ाज़ में, उन्होंने रचाया क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटे का वक़्त अदालत से माँगा था और अगर 24 घंटे में अब हुकूमत करने पर मजबूर थी। अच्छा, एक दलील ये है कि जी उनको इसलिए इस तरह ब बस सामने लाया गया है क्योंकि हुकूमत ने 24 घंटे का वक़्त माँगा था और अगर 24 घंटे में वो ना करते तो हुकूमत बड़ी मजबूर थी। 8 अक्टूबर से केस चल रहा था, जज साहब जो हैं वो गुस्से में आ चुके थे, तो और मोहलत मिलनी नहीं थी। अच्छा, अब मेरा उसके जवाब में ये है कि फ़र्ज़ कर लें अटॉर्नी जनरल साहब ने 24 घंटे की मोहलत माँगी थी और उस मोहलत पर वो इंतज़ार पंजोथा को नहीं पेश करती हुकूमत। तो जज साहब क्या कर सकते थे? क्या शहबाज शरीफ को घर भेज सकते थे? क्या आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा सकते थे? क्या डीजी आईएसआई को हटा सकते थे? क्या डीजी एमआई को हटा सकते थे? क्या कर सकते थे जज साहब जिस पर हुकूमत मजबूर हो गई कि इंतज़ार पंजोथा को पेश कर दिया जाए? ये मैं देखिए मैं इंतज़ार पंजोथा के साथ हूँ। मैं इंतज़ार पंजोथा के साथ जो ज़ुल्म हुआ है उसकी मज़म्मत करता हूँ। मैं किसी भी शहरी के गायब होने के खिलाफ हूँ। मैं मिसिंग पर्सन्स के भी खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इस इश्यू पे नैरेटिव बिल्डिंग या सियासत के हक में नहीं हूँ। मैं विक्टिम ब्लेमिंग के भी हक में नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा इंतज़ार पंजोथा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो विक्टिम ब्लेमिंग है। मेरे लिए तो इंतज़ार पंजोथा सब पाकिस्तान के सबसे सच्चे आदमी। ये मैं पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो इंतज़ार पंजोथा के इश्यू को लेकर तहरीक-ए-इंसाफ बयानियाँ बना रही है या उनके हामी जो तज्ज़ियाकार हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो उनके हक में बात करते हैं, उनकी जो दलील है, उनकी पहली दलील ये है कि जी हुकूमत बड़ी मजबूर थी, लिहाज़ा उसको तो पेश करना ही करना था, लिहाज़ा ये पेश करने का ये ड्रामा जो है पेश बनाया गया। मेरा उन दोस्तों से ये सवाल है कि अगर अटॉर्नी जनरल ने कहा जज साहब को कि हम 1 दिन में इंतज़ार पंजोथा पेश कर देंगे और अगर वो ना पेश करते तो क्या होता? कुछ भी नहीं होना था। जज साहब तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते, जज साहब डीजी एफआईए को बुला लेते, आईजी को बुला लेते, रूटीन की बात है। ना पेश करते, किसी को जेल भेज देते, क्या कर लेते? ऐसा क्या हो जाता, तूफ़ान आ जाता, ज़मीन फट जाती, आसमान गिर जाता कि हुकूमत मजबूर हो थी इंतज़ार पंजोथा को पेश करने। जी। जिस हुकूमत ने 8 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नहीं 1 नवंबर तक नहीं पेश किया, वो 2 नवंबर को क्यों पेश करती थी? वो ना करती पेश। मैं दलील की बात कर रहा हूँ, एक आर्गुमेंट आ रहा है कि जी हुकूमत बड़ी मजबूर थी अटॉर्नी जनरल के बयान पर।
मेरा काउंटर आर्गुमेंट है कि हुकूमत कोई मजबूर नहीं, और ऐसा कुछ नहीं हो जाना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कि जिसके नतीजे में हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था इंतजार पंजोथा को पेश करने के अलावा। अब आप कहेंगे कि जी अटॉर्नी जनरल ने फिर 24 घंटे की मोहलत क्यों मांगी? हुकूमत का काम है, बापू हम हुकूमत हमेशा कहती है जी हम कल तक ढूंढ देंगे, कल तक ढूंढ देंगे, हमें मजीद वक्त दिया जाए। वक्त लेते लेते जज साहब अगर ज्यादा वक्त ना दे रहे हो तो एक दिन का ले लेते हैं, आकर अगले दिन कहते हैं कि सर नहीं मिला, एक दिन का और वक्त देते हैं, 2 दिन का और वक्त देते हैं। ये नॉर्मल बात है। मतलब मैं नहीं समझता कि इसके नतीजे में कोई अटॉर्नी जनरल ही खतरे में थी, कोई अगले दिन लॉ मिनिस्टर उठ जाना था, कोई प्राइम मिनिस्टर जेल चला जाना था, कोई आसिम मुनीर की नौकरी खतरे में थी, कोई आसिम मलिक की नौकरी कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं होना था अगर ना पेश किया जाता। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों का ये आर्गुमेंट है कि चूंकि रियासत बड़ी मजबूर थी तो रियासत उसे मंजर आम पर लाई है, मेरा ये मौकफ है कि मेरी नजर में रियासत मजबूर नहीं थी। अगर इंतजार पंजोथा रियासत के पास था तो रियासत मजबूर नहीं थी, अगर रियासत के पास नहीं था तो फिर। अब दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जी पुलिस वाले को उन्होंने कहा मैं इंतजार हूं, तो उन्होंने कहा नहीं आप इंतजार हुसैन है। एक इंतजार हुसैन पंजोथे का केस 8 अक्टूबर से चल रहा है। हर बंदे ਨੂੰ पता है गायब है, सोशल मीडिया टीवी अब तो हर कोई देखता है। उसने कहा आप इंतजार हुसैन है। मेरे नजदीक ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि आप कहें जी कि फड़े गए। मतलब आपका क्या ख्याल है कि पुलिस वालों को अगर ये स्क्रिप्ट ही लिखना था, ये देखिए ये सब आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं कि जी निशाना है कि जी ये रियासती इदारों के पास, साहस इदारों के पास, फौज के पास, आईएसआई के पास, एमआई के पास था। कहते नहीं है, डरते हैं ना, लेकिन नैरेटिव यही बना रहे हैं। मेरा ये नैरेटिव है, मैं ये नहीं कह रहा कि आईएसआई बंदा नहीं चुकती या एमआई के पास बंदे नहीं होते। मैं इंतजार पंजोथा के केस पे मेरा ये मौकफ है कि अगर वो आईएसआई या एमआई के पास था तो वो इतने मजबूर नहीं थे कि उसको कल ही पेश करते, वो और महीना ना पेश करते, क्या हो जाना था? जज साहब पिटते पुटते रहते। इस मुल्क में हम्म, कब वही अदालती फैसले हैं जिन पर अमल दरामद नहीं होता। इस मुल्क की अदलिया ने अपने आप को टोकरी कर लिया है सियासी सहूलतकारी में कि अब इस मुल्क की अदलिया के फैसलों का कोई वकार ही नहीं रहा। जजों को ये सोचना चाहिए कि आपके फैसलों का कोई वकार ही नहीं रहा। आप एक सियासी जमात के साथ इतने जुड़ गए हैं कि आपके फैसलों को सियासी तनाजुर में देखा जाता है। अब मैं कहता हूँ जी इंतजार पंजोथा साहब जब मिले उनको बहुत मारा हुआ था, उनकी हालत बहुत गैर थी। मेरा एक और सवाल है कि अगर उसकी शक्ल पे इतना मारा हुआ था तो हुकूमत उसको ठीक करके भी रियासती इदारे पेश कर सकते थे। 2 दिन उसके जख्म ठीक हो जाते, 4 दिन इस हालत में उसको पेश करके आप बताएं रियासत को क्या फायदा हो गया कि हाथ पैर आज से यार पहले जो बंदे गायब हुए हैं, एक मिनट, आज से पहले जो बंदे गायब हुए हैं वो इस हालत में बाजियाब हुए हैं? नहीं, ये रियासत का स्टाइल ही नहीं है। हम्म तो वो हेल्दी करके वापस भेजते हैं। इमरान रियाज खान भी जब आए तो सेहतमंद वापस आए। आज देखिए ना वीलॉग्स कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उन पर तशद्दुद नहीं हुआ होगा तो उन्होंने बाद में सेहतमंद करके जब कोई निशान ना हो, उन्हें भी पता है मेडिको लीगल हो जाता है, ये हो जाता है, तो निशान खत्म करके ही भेजने होते हैं। मैं नहीं समझता कि रियासत कुट काट के बंदे के निशान, मतलब रियासत कोई माजे वो नरगस का खामंद नहीं है जिन्हें नरगिस ने कुट के सारे निशान छटते ने, नरगिस ने उसके वीडियो बना दिए हैं। रियासत को इस बात की समझ है कि हमने अगर ये काम करना है तो निशान नहीं छोड़ना है, तो क्यों उसको इंतजार पंजोथा को इस हालत में पेश वो सामने लाएंगे यूं रस्सियों से बांधा हुआ गाड़ी? मुझे नहीं लगता ये रियासत का काम है। मैं पर टेक्निकली बात मेरी ये समझे। दूसरी बात ये है कि अगर इंतजार पंजोथा साहब कहें कि ये मुझे आईएसआई ने उठाया तो हम जरूर उनके साथ खड़े होंगे। वो कहीं मुझे एमआई ने उठाया हम जरूर उनके साथ खड़े होंगे। उनका फैमिली कहे कि आईएसआई ने उठाया, पर हम क्या तहरीक इंसाफ को इंतजार पंजोता पर सियासत करने की इजाजत दे दें और उसके बयानिए की रूह में बैठ जाएं? ये नहीं हो। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंतजार पंजोथा का बयान, उसके खानदान का बयान। मेरे लिए तहरीक इंसाफ का बयान उसमें इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो उस पर सियासत करना चाह रही है। इंतजार पंजोथा साहब दरखास्त दे देंगे मुझे डीजी आईएसआई ने उठाया, हम कहेंगे कि जी इंतजार पंजोथा की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी एफआईआर तो इमरान खान की भी दर्ज नहीं हुई थी जब उन पर वजीराबाद में गोली लगी। भाई इमरान खान की अपनी हुकूमत थी पंजाब में, परवेज लाई वजीर आला था। आप बयानिए के लिए कह रहे थे इमरान खान ने अपने दस्तखतों से कोई दरखास्त दी कि ये पर्चा दर्ज होना चाहिए? नहीं दी।
किसी के जरिए भिजवाते थे, खुद अपने दस्तखतों से तो नहीं करते थे ना। अदालत में रिट की के पर्चा दर्ज होना चाहिए, तो पर्चा दर्ज कराने का एक कानूनी तरीका मौजूद है। अगर तो इंतजार पंजोथा इमरान खान का फोकल पर्सन है और वो इमरान खान की जद्दोजहद के साथ है, तो उसे निकलते ही अब कहना चाहिए कि मैंने उठाया है, मैं ये हूँ। वो क्यों इतना डरपोक और इतना सब कुछ। लिहाजा मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, और अगर रियासती इदारों के खिलाफ को बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो काफी झोल है। क्या उनको जी। खुद गायब किया हुआ था? मन देखें, तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम से पहले सारे एमएनए और सेनेटर्स गायब किए हुए थे, और इल्जाम हुकूमत पर लगा रहे थे कि इन्होंने हमारे बंदे उठा लिए हैं। अब खुद ही बता रहे हैं कि मेरे आप 2 सेनेटर वहां रखे थे, एमएनए वहां रखे थे, केपी में सब जगह गायब किए हुए थे। मुमकिन है तहरीक इंसाफ ने खुद ही समझौता गायब किया और फिर कोई बात ना बनी हो, और फिर वो खुद ही किसी ग्रुप के जरिए मार मूर के करवा दिया हो। हम ये भी तो मुमकिन है ना, क्योंकि उनका पीटीआई के अंदर कोई इख्तलाफ चल रहा हो, जिसके नतीजे में खान साहब ने क्या हो यानी चुकवा दियो, या ना भी कहा हो, तो पीटीआई के अंदर की कोई इतनी लड़ाइयां हैं तो उसके नतीजे में हो गया हो। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अगर रियासत ने उन्हें उठवाया था तो रियासत उन्हें को मजबूर करके पेश करती। अगर रियासत ने उन्हें उठवाया था तो फिर वो इस तरह मारी हुई शक्ल के साथ उनको रिलीज करती। ये स्टाइल नहीं है रियासत। और अगर रियासत ने उठाया था तो वो इस तरह उनको मजलूमियत कार्ड खेलने देती, मार मूर के रस्सियों से बांधे हुए। वो बड़े हंसी खुशी रात के अंधेरे में घर पहुंच जाते हैं यूं उनको करने, और सुबह आके अदालत में कहते हैं ये बाकी सब भी तो घर आए हैं, उन्हें पुलिस ने बाजियाब किया है। लोग खुद ही घर आ जाते हैं और अगले दिन आके कहते हैं हम तो शुमाली इलाका जात की सैर पे गए हुए थे। आप मेरी बात समझे ना। जिनको रियासत उठाती है वो आके कहते हैं हमने शुमाली इलाका जात की सैर को गए हुए थे, मैं मरी गया हुआ था, मेरा मोबाइल। यहाँ तो गंडापुर नहीं बताता कि मुझे उठाया गया है। वो कहता है मैं 12 जिलों से गुजरता हुआ, मारकला की पहाड़ियों से गुजरता हुआ पैदल 30 घंटे बाद पिशावर असेंबली पहुंच गया। वो कहता है मुझे इस साहसदारों ने उठाया हुआ था। तो भाई बात यह है कि, और क्या रियासत का ये स्टाइल नहीं है, मैं ये आप समझता हूँ इस तरह मार मूर के फेंकना रियासत का स्टाइल नहीं है। ये स्टाइल किसी क्रिमिनल्स का है, और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और इंतजार पंजोथा के केस को रियासती इदारों को पूरी तहकीकात करके असल मुल्जमान को सामने लाना चाहिए, ताकि सच भी सामने आ सके और झूठ बेनकाब हो सके। यानी टू सम इट अप कि ये उनकी कार्रवाई नहीं थी, ये उनका स्टाइल नहीं है। सर आगे मेरा बढ़ते ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल, ये उनका स्टाइल नहीं है, ये बात मैं समझता हूँ। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे। अब कल इजलास होगा और काफी ऐसे नए कानून हैं जो कि कल पास होने के इम्कानात हैं, जैसे कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, फिर जजेस की तादाद बढ़ाने से रिलेटेड। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, कल का दिन कितना अहम है? जी, कल हुकूमत पूरा, देखिए एक हमला हुकूमत ने किया और कामयाब हमला किया, और 26वीं आईनी तरमीम का हमला। वो हम्म। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने अदलिया से भी मंजूर करा ली है, जब उसके तहत चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया, उसके तहत जुडिशल कमीशन बन गया। तहरीक इंसाफ ने उस जुडिशल कमीशन के लिए अपने मेंबरान दे दिए, तो 26वीं आईनी तरमीम को कबूल किया तो उसके लिए अपने मेंबरान दिए ना। नहीं तो वो कहते हैं कि हम आईनी बेंच बनाने के लिए जो जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है हम इसके मेंबर नहीं बनते, हम इसको गैर आईनी समझते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मेंबर दिए क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस ने भी 26वीं आईनी तरमीम के हक में मोहर लगा दी। तो 26वीं आईनी तरमीम तो सब तरफ एक्सेप्टेबल हो गई, और जब से चीफ जस्टिस बने हैं या अफरीदी साहब, उन्होंने कोई आईनी केस भी नहीं लगाया, और वो आईनी बेंच बनने का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की गुंजाइश है, क्योंकि आपने आईनी बेंच बनाना है। अगर आप 7-8 लोग, 6-7 जजेस आईनी बेंच में ले जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जजेस की तादाद कम हो जाएगी। और फिर जो हुकूमत का बयानिया है कि हमने तो आम आदमी के मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की है और आईनी बेंच अलग किया है, तो आप कहेंगे आपने तो आधे जज आईनी काम पे लगा दिए हैं, तो अब लोगों के मुकदमात के लिए तो जज ही नहीं है। लिहाजा जजेस की तादाद बढ़ाना हुकूमत की मजबूरी है, और हुकूमत 25 पे लेके जा रही है जजेस की तादाद को। और इसका मतलब है कि 8-9 नए जज आ जाएंगे। इसके 2-3 पहलू हैं, हमने पहले भी बात की है। एक तो जो ईमानदार जजेस ने अपनी अक्सरियत या अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है वो बैलेंस हो जाएगा, और नॉन ईमानदार जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आकर एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट चल सके।
और एक मेरा मतलब है वहाँ सियासी माहौल भी ठीक हो सके। दूसरा, सर आईनी यहाँ बेंच में जो आईनी बेंच में जजेस जाएँगे तो बाकी 17 की तादाद अवेलेबल होगी आम आदमी के मुकदमात को सुनने के लिए, ताकि जो 60,000 पेंडिंग केसेज़ हैं वो ठीक हो सकें। मेरे ख़्याल में ये जो अमेंडमेंट है इसका जवाब मौजूद है। दूसरा, जो 90 दिन की रिमांड वाली बात है, भाई इमरान खान के दौर में तो तमाम सियासी रहनुमाओं ने 90-90 दिन रिमांड काटा है नैब का। और वो बाद में बरी भी हुए हैं। 90-90 दिन का रिमांड काटा है, शहबाज शरीफ ने 90 दिन का काटा है, शाहिद खकान ने काटा है, ख्वाजा साद रफ़ीक ने काटा है, सब ने काटा है, उसमें खुर्शीद शाह ने काटा है, उसमें फ़रियाल तालपुर ने काटा है, सब ने 90 दिन का रिमांड काटा है। और उस 90 दिन के रिमांड के बाद वो सब बरी भी हुए हैं, तो 90 दिन का रिमांड अगर दहशतगर्द काट लेंगे तो इसमें अच्छी कौन-सी बात है? आपने तो यहाँ सियासी रहनुमाओं को 90-90 दिन का रिमांड कटाया है, तो अगर आप सियासी दहशतगर्दों को 90 दिन के रिमांड के लिए एजेंसियों के हवाले करेंगे या तफ्तीशी इदारों के, तो ऐसी कौन-सी बात है? और मैं नहीं समझता ये कोई पीटीआई स्पेसिफिक कानून है, ये टेररिस्ट स्पेसिफिक है। इस मुल्क में दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, आप उनको अगले दिन अदालत में पेश करते हैं, उनका रिमांड जज देने से डर जाता है या वो उनकी बेल हो जाती है, तो 90 दिन होंगे तो कोई तफ्तीशी इदारे दहशतगर्दों से तफ्तीश कर सकेंगे। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इस कानून की भी अपनी जगह गुंजाइश मौजूद है और मेरा नहीं ख़्याल इन कवानीन की कोई अदलिया भी मुखालफत करेगी। ये कानून अपनी जगह आएँगे और अपनी जगह कायम भी रहेंगे। सर यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगी क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर ये पोस्ट सामने से गुज़री हैं और देखा है कि ये कहा जा रहा है, कंपैरिज़न किया जा रहा है भारत का और पाकिस्तान का व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी कि भारत इतना बड़ा मुल्क है, 1 अरब से ज़ायद की उसमें आबादी है, लेकिन वहाँ पर 34 से ज़ायद जजेस नहीं हैं। तो पाकिस्तान में 24-25 ही जो जज कर रहे हैं, इसकी कोई मंतक नहीं है। एक तो वहाँ जो है ना 184 3 के तहत ना सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटिशनें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ जाती। वो हाई कोर्ट से होती हुई एपेलेट अथॉरिटी में आती हैं और वहाँ बहुत कम जो सियासी मुकदमात हैं वो अदालतों में आते हैं। और वहाँ अदालतों का सियासी किरदार नहीं है। हमारे यहाँ तो जिस लीडर को छींक भी आ जाए उसकी कोशिश होती है कि सुबह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ले। अब आप इंतज़ार पंजोथा वाले मामले में देखें ना, सब कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को फौरन नोटिस लेना चाहिए, ये उनके टेस्ट केस है। भाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की क्या डोमेन है इसमें एक्शन लेने की? समझौता साहब दरखास्त देंगे, हाई कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं, वाइस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम तो समझते हैं ना कि मुल्क में अगर बारिश नहीं हो रही तो इसका एक्शन भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लें। तो हमें भारत से तो अभी मुआवजा नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत की जुडिशरी का वो पॉलिटिकल रोल नहीं है, जो पाकिस्तान की जुडिशरी का पॉलिटिकल रोल है। और पाकिस्तान की जुडिशरी जिस तरह का जुडिशियल एक्ट आप बताएँ, भारत की जुडिशरी ने कितने वज़ीर-ए-आज़म नाअहल किए हैं? एक भी नहीं। पाकिस्तान की जुडिशरी ने कितने वज़ीर-ए-आज़म नाअहल किए हैं, फांसी लगाए हैं, तादाद लंबी है। आप बताएँ भारत की जुडिशरी ने कितने अरकान पार्लियामेंट को नाअहल किया है, पाकिस्तान की जुडिशरी ने कंपैरिज़न ऐसे कर लें ना, पाकिस्तान की जुडिशरी ने कितने सियासी फैसले किए हैं और इंडिया की जुडिशरी ने कितने सियासी फैसले किए हैं, इसका मुवाज़ना कर लें तो फिर समझ आ जाएगी कि कहाँ कितने जजों की ज़रूरत है। भाई हमारा तो प्रॉब्लम ही पाकिस्तान की अदलिया का सियासी चेहरा है। उनके उन जिस तरह हमारी फ़ौज को सियासत में मुदाखलत का शौक पड़ गया है, ऐसे हमारे जजेस को भी सियासत में मुदाखलत का शौक पड़ गया है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। पंजाब में मरियम नवाज़ ने तकर्रर तबादलों पर पाबंदी लगा दी कि ये जो हर रोज़ इतने तबादले होते हैं, इससे ये कोई गवर्नेंस की अच्छी मिसाल नहीं है। तो तबादलों पर पाबंदी होनी चाहिए, अगर कोई बहुत ज़रूरी तबादला है तो वो होनी चाहिए और उसकी मुझसे अप्रूवल ली जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा मरियम नवाज़ ये ऑर्डर करने वाली होती कौन है? उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जी, ठीक है जी। हालाँकि तबादला होना है, नहीं होना ये अदलिया का तो काम है ही नहीं। ये तो हमने कभी पूछा है कि अदलिया जजों को 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद तब्दील क्यों कर देती है और किसी को 5 साल नहीं तब्दील करती है? आपका अपना मामला है, आप करते हैं। केपी के सीएम ने जिन लोगों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, उनको वन स्टेप प्रमोशन और 10,000 रुपए इनाम और खाना दिया, उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने उसको कहा कि ये वन स्टेप प्रमोशन गलत है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा ये 10,000 रुपए इनाम नहीं बनता है। ये मुल्ज़िम है रियासत के। ये इन्होंने कुछ निशाने हैदर नहीं इनको दिया जा सकता। ये रियासत के मुल्ज़िम हैं, इन पर मुकदमात हैं, ज़मानत लेकर आए हैं। लेकिन नहीं गंडापुर ने तमाम रियासती सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की
इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए। आज उन्होंने फिर बयान दिया कि मैं दोबारा भी इस्तेमाल करूंगा, मेरा हक है, मैं चीफ मिनिस्टर हूं। एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करूंगा, पेशावर हाईकोर्ट उसको नहीं रोकता। एक चीफ मिनिस्टर पंजाब की ने कहा है कि तबादले मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकते, तो लाहौर हाई कोर्ट में जज को बड़ी तकलीफ है क्योंकि यहाँ ईमानदार जजेस बैठे हैं और वो समझते हैं कि नून लीग का तो हर काम गलत है, ये तो सारे काम, और केपी में गंडापुर का हर काम ठीक है, जो भी वो कर ले। तो ये जो हमारे यहाँ यकसा निजाम इंसाफ नहीं है, और हमें नजर आता है कि जुडिशरी का एक सियासी जमात की तरफ झुकाव है, और एक एक सियासी जमात उनका लाडला बच्चा है और एक बाकी सियासी जमातें उनके सुतीले बच्चे हैं, और उनका यकसा सलूक नहीं है पाकिस्तान में सियासी जमातों के साथ। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे नहीं है। इंडिया के तो मेरा मतलब है कि अब मुआवजा तो तब करें ना जब दोनों अदलिया एक जैसा काम कर रही हो। आलू का टमाटर से क्या मुआवजा। जी सर, आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे सवाबी इंटरचेंज को लेकर। तो जैसे ही नाम सवाबी सामने आता है तो जहन में आ जाता ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर कोई एहतजाज होगा या कोई बड़ा सियासी इज्तिमा होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफी तवक्कुआत वाबस्ता कर दी गई हैं। सीएम केपी की जानिब से बरमला काफी जगह इजहार किया गया है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, अगला लायामत तय करेंगे, सर पर कफन बांध कर आऊंगा, एंड दिस एंड दैट। तो हाउ आर यू गोइंग टू सम इट अप? देखें, जो पीटीआई की सियासी कमेटी है उसमें गंडापुर ये कह रहे हैं कि हमें कोई बड़ा एहतजाज नहीं करना चाहिए, बस जलसा करें या कुछ करें और घर जाएं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। एक वो तकरीरें कर रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं। एक सियासी कमेटी में उनकी गुफ्तगू है जिसमें वो मफाहमत की बात कर रहे हैं कि कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करनी, कोई डी चौक नहीं जाना, कुछ नहीं करना। सलमान अकरम राजा भी इसी राय पे हैं। लेकिन जो सियासी कमेटी के ओवरसीज मेंबरान हैं जो समझते हैं कि हमने इस्लामाबाद का किला फतह करना है, और खुद को लंदन में या अमेरिका में बैठ के खुद को महमूद गजनवी समझते हैं, उनका ख्याल है कि इस्लामाबाद पर फाइनल चढ़ाई कर देनी चाहिए। और फाइनल चढ़ाई के लिए उनका ख्याल है कि इस्लामाबाद में जाकर हुकूमत गिरा देनी चाहिए। मैंने उन तहरीक इंसाफ वालों से पूछा कि भाई आप इस्लामाबाद आ जाएंगे, हुकूमत कैसे गिरेगी। वो कहते हैं जी ये हमें नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं जी इस्लामाबाद जाके धरना देते हैं। तो अब मुझे लगता है कि इनकी इस तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है वो कुछ 3 हिस्सों में तकसीम है। एक मुफाहमती ग्रुप, एक मुजाहमती ग्रुप, एक कोई तीसरा जो दोनों के खिलाफ है कि ये पार्टी चला। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई यकसुई है सवाबी के हवाले से। मुझे इसके प्रोग्राम में भी तब्दीली नजर आती है, क्योंकि क्या मुजामती ग्रुप सवाबी से सबको इस्लामाबाद लेके जा सकेगा, मुझे नहीं लगता। और फिर उसके बगैर सवाबी बैठने का क्या फायदा, वो भी किसी को समझ नहीं आता। आप सवाबी में लोग जमा करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो बात है ना। अदरवाइज सवाबी में 3 दिन का धरना तो फ्रेंडली ऑपोजिशन है, आप कर लें। आप जलसे से भागे हैं, धरने पे आए हैं, धरने से भागेंगे, कुछ और रैली पे आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो प्लान बाहर से बैठे हुए यूथिए पाकिस्तान पीटीआई को दे रहे हैं, वो पाकिस्तान पीटीआई करने की पोजीशन में नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।